हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट 88 सॉल्व करेंगे। इसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण और कृषि का विस्तार। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बंजर भूमि का वनीकरण। बंजर भूमि का वनीकरण किसी से ही पता चल रहा है कि बंजर भूमि में वन के लगने की यहाँ पे प्रोसेस की जा रही है, तो यही जो है वो जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं आएगा। बाकी जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, जैसे सड़कों का विस्तार है, नगरीकरण है, कृषि का विस्तार है, तो ये सब वनों को काट करके ही इन सबको तैयार किया गया होगा। ठीक है, तो जैव विविधता का तो इसमें जो है ह्रास तो होना ही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? ऑप्शन है भंगुर परितंत्र जैसे मैनग्रोव और नम भूमि, हिमालय में अगम्य आवास, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, आरक्षित जीव मंडल बनाना। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। इसमें कहा गया है कि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है, ठीक है, इन सभी में जो बड़ा खतरा है वो किससे हो सकता है? तो करेक्ट आंसर प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश और साथ ही साथ झूम खेती। अच्छा, झूम खेती क्या है कि देश के जो मोस्टली पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो हिस्से हैं उनमें झूम खेती बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और ये जो झूम खेती है ये एक अवैज्ञानिक तरीका है, और इसकी वजह से क्या होता है, बड़े पैमानों पर वनों का नाश भी हो रहा है। वनों को काट करके जो मैदान रहते हैं वहाँ पे झूम खेती भी का जो है पूरी तैयारी होती है। ठीक है, और भूमि की उर्वरक शक्ति भी कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये दो बहुत बड़े जो है कारण हो रहे हैं इसकी वजह से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहले में है, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। सेकंड में है, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? तो देखिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं। पहले में कहा गया है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि जो उच्च अक्षांशीय प्रदेश हैं वहाँ पे भी ये हॉटस्पॉट पाए जाते हैं जैव विविधता के। ठीक है, इसके साथ ही सेकेंड वाले स्टेटमेंट में कहा गया भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए जो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये दोनों तो है ही। ठीक है, और इसके अलावा अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह दिया गया है उसकी जगह म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें जो सेकंड वाला गलत है, उसमें पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट है, अंडमान निकोबार नहीं है और पश्चिमी हिमालय नहीं है। ठीक है, इनकी जगह म्यांमार भारत सीमा है। ठीक है, और दूसरा जो है वो सुंडालैंड है। ये दो जो यहाँ पे मतलब कि हॉटस्पॉट हैं, ठीक है, भारत के। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांक में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? ऑप्शंस हैं अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अल्फा सूचकांक। अल्फा सूचकांक जो है वो जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांक में आता है, और ये स्थानीय स्तर पर, जो यहाँ पे दिए गए स्थानीय स्तर पर किसी भी समुदाय या जो आवासीय क्षेत्र हैं उनमें माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है।
ठीक है, माध्य प्रजाति विविधता जो है उसको ये दर्शाने का काम करता है किसी भी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में। इसके अलावा जो बीटा सूचकांक है वो क्या करता है, बीटा सूचकांक जो है वो स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता का अनुपात बताता है। ठीक है, और जो गामा सूचकांक है ये भूदृश्य जो लैंडस्केप वाला जो संपूर्ण जो एरिया होता है उसकी विविधता को दर्शाता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है पारिस्थितिकी निषेध, ठीक है, की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है ग्रीनेल ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने या सीसी पार्क ने। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्रीनेल ने। पारिस्थितिकी निषेध जिसे हम इकोलॉजिकल, यहाँ पे ये निषेध की स्पेलिंग दी गई है, ठीक है, तो इकोलॉजिकल निकेत या निषेध ये भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो सर्वप्रथम इसकी जो संकल्पना दी थी, इसको प्रतिपादित जो किया था वो जोसेफ ग्रीनेल ने किया था। ठीक है, जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में इसको प्रस्तुत किया था और इन्होंने सूक्ष्म आवास भी इसे कहा था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो पारिस्थितिकी निषेध जो है वो होता क्या है। ये इसमें क्या होता है कि ये पारिस्थितिकी जो निषेध है इसका मतलब होता है कि वह विशेष स्थान जहाँ पर जीव अपने जीवन संबंधों तथा जो भौतिक पर्यावरण है उसमें रहता है, और साथ ही साथ ये पर्यावरण उसके विशिष्ट जितने भी संरचनात्मक अनुकूलन उसके अंदर जो हो रहे हैं, उसकी शरीर के क्रियात्मक समायोजन जो उसके अंदर हो रहा है, और साथ ही साथ विकसित व्यवहार, इन सब की परख का प्रतिरूप पूरा निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी निषेध के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन है इकोटाइप, इकेट, इकोस्फीयर या फिर इकोटोन। क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इकोटोन। दो भिन्न, दो अलग, दो या दो से अधिक जो समुदाय होंगे उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसी को ही इकोटोन या फिर इसी को हिंदी में संक्रामिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। ऑप्शन है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉप्स क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की जो इकाई है उसे भूमंडलीय हेक्टेयर कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 में देखिए, इसमें है कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका या इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ परिणाम दिए गए हैं, इनमें देखें। पहले वाले में कहा गया है कि कुछ पौधों की परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें प्रतिकूल जो है प्रभाव पड़ सकता है। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, फंगल इन्फेक्शन। इसके अलावा इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि, उनकी जो पूरी स्पीशीज है उसमें गिरावट हो सकती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर हमें सही उत्तर चुनना है कि केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3। तो देखिए क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। देखिए पहले वाले में क्या है, पहले वाले में कहा गया कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि देखिए जो तितलियां होती हैं वो क्या करती हैं, फूलों से मकरंद जो है चूसती हैं। ठीक है, तो फूलों का रस मेनली ये चूसती हैं। तो तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में, अब जाहिर सी बात है फूलों पर ये जा रही तो उनकी पॉलिनेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो उनकी जो परागण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है, अगर इनकी संख्या में गिरावट हो जाए तो पौधों का परागण भी वो रुक जाएगा, उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तीसरा वाला में कहा गया है इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की जो स्पीशीज है उनमें गिरावट हो सकती है, क्योंकि जो तितलियां होती हैं अगर हम उसको फूड चेन में देखें, खाद्य श्रृंखला में, तो वो निम्न सदस्य जो लोअर मेंबर होते हैं उनके रूप में ये कार्य करती हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ये निम्न श्रेणी में आ रही है तो जाहिर है ये जो बर्रे हैं, मकड़ी है, पक्षी, मेंढक, छिपकली, सर्प, ये सब जो है मतलब तितलियां हैं इनको खाने वाले होंगे। ठीक है, तो इनको भोजन के रूप में ये खाते हैं। अब जब इनकी प्रजातियां, इनकी संख्या में गिरावट आएगी तो इनकी भी खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल मतलब प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहला और तीसरा दोनों
बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे 4 जंतुओं के नाम दिए गए हैं, चींटी, हिरण, लोमड़ी और बाघ। कूट की सहायता से हमें ये बताना है कि इनमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। तो 1 एवं 2, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 3, 2, 3 एवं 4। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 एवं 2। पहले नंबर पे है चींटी, दूसरे नंबर पे हिरण। देखिए, खाद्य श्रृंखला में हम लोग जानते हैं कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, या यूं कहें कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हो सकते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो जो शाकाहारी होते हैं वही प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। तो इसमें देखिए, जो हिरण है उनके बारे में तो बिल्कुल कंफर्म है कि वो शाकाहारी ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन जो चींटी है, चींटी 2 तरह से इसको जो है मतलब 2 फील्ड में आती है। एक तो ये अपघटक का भी काम करती हैं चींटियां। ठीक है, तो डिकम्पोजर में भी आ जाएंगी, और साथ ही साथ ये क्या करती हैं, पौधों से मतलब पौधों को खा करके सेलुलोज, जो पौधों का स्टोरेज जो फूड होता है, उससे ये एनर्जी भी प्राप्त करती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में भी आएंगी और डिकम्पोजर में भी आएंगी। तो अभी के लिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो रहा है, तो चींटी और हिरण हो जाएंगी। और यहाँ पे लोमड़ी और बाघ जो है वो द्वितीयक या तृतीयक में अकॉर्डिंग टू खाद्य श्रृंखला, तो उसमें हो जाएंगी ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। तो देखिए, कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। सबसे पहले हम ये देख लें कि पारिस्थितिक अनुक्रमण होता क्या है। इससे इकोसिस्टम में जो सक्सेशन होता है, अनुक्रमण, वो क्या होता है, वो ये हम कह सकते हैं, पहली बात तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें किसी एक निश्चित स्थान पर एक समुदाय या एक प्रजाति के द्वारा, या एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है, हटा दिया जाए, उनके रिप्लेस कर दिया जाए, तो यही क्या कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है। अनुक्रमण अगर जो है किसी मैदान में, या मतलब पेड़ पौधों की पूरा एक मतलब वन कह सकते हैं। ठीक है, एक नई पेड़ पौधों की प्रजातियों को हमें अगर उगाना है, तो उस जमीन में जो है सक्सेशन होने की जरूरत है। ठीक है, तो वहां के लिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है घास स्थल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उनमें हमें वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण करना है, तो उनके अंश के रूप में हम घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन ये है, सक्सेशन के लिए होता यह है कि पथरीली भूमि से ही स्टार्टिंग होती है सक्सेशन की। ठीक है, तो उसके लिए पथरीली भूमि होने के जो चांसेस है वो यहाँ से बढ़ जाएंगे कि जो घास होती है वो क्या होती है, वर्षा जब होती है तो उसका अधिकांश जल घासों के द्वारा ऊपर ही अवशोषित हो जाता है। तो पेड़ों की जड़ों तक के तो पानी पहुंच ही नहीं पाता है, और मेन भूमि के अंदर रिसाव का काम कौन करेंगे, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं उन्हीं के द्वारा ही हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो ये शुरुआत हो जाएगी यहाँ पे भूमि के बंजर होने की। साथ ही साथ अगर जो घासें हैं वो अगर जो है मतलब सूख गई, ठीक है, तो उनमें अगर आग लग गई, आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो उसके लगने के कारण क्या होगा कि भूमि जो है वो घास स्थल पूरा जो होगा वो उसकी भूमि एकदम पथरीली और बंजर हो जाएगी। अब यहाँ से सक्सेशन एक नई प्रजाति की फिर से उगने का, कि अब उस भूमि में कोई और तो उग नहीं सकता, तो नई प्रजाति अब जो उगेगी, तो उसके लिए क्या है, स्टार्टिंग वही कि भूमि की जो बंजर जो उर्वरकता उसकी जो पूरी खत्म हो चुकी है उसको वापस से लाया जाएगा। तो अब वो फर्न है या जो लाइकेन वगैरह है उनको उगा करके फिर इस तरीके से पूरा जो सक्सेशन की प्रोसेस होगी वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे इसी वजह से कहा गया घासों को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, क्योंकि सक्सेशन के लिए यहीं से ही स्टार्टिंग होगी। ठीक, तो क्या रीजन है, जल की सीमाओं और आग के कारण। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।